परचम हम तो पूरे भारत में इमाम का परचम लहरा रहे हैं और लहराते रहेंगे इंशाल्लाह। उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। 7 तारीख को फैज़ाबाद जा रहे हैं, रुदौली में, समझे ना। फैज़ाबाद अलग है। 7 तारीख को फैज़ाबाद जा रहे हैं रुदौली में, 8 को सुल्तानपुर है, 9 को बाराबंकी है। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। बुरी बात क्या है, चुनाव आ रहा है, पार्टी को मजबूत करना है, जनता से मुलाकात करना है, जनता के करीब जाना है, जनता को और कॉन्फिडेंस दिलाना है, हमारे पार्टी के केडर को और मजबूत करना है और विधानसभा के चुनाव में अच्छी तरह लड़के हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाना है और योगी हुकूमत को हराना है। नहीं आप जाना पसंद करते हैं वहाँ पे। आप कई बार अयोध्या के बारे में कमेंट कर चुके हैं कि वहाँ पे मस्जिद थी, शहीद कर दी गई थी, तो क्या वहाँ पे या फिर नई जगह दी गई मस्जिद के लिए वहाँ पे जाने का कुछ प्लान है सर? देखिए, सुबह क़यामत तक हम यही बोलते रहेंगे कि वहाँ पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर को 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया। और अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ और आता। अब रहा सवाल कि मेरे को लगता है कि आप सवाल इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा ज्योग्राफी में कमज़ोर है आप। ज्योग्राफी में कमज़ोर है आप। फैज़ाबाद एक डिस्ट्रिक्ट अलग है, फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में रुदौली है, वहाँ जा रहे हैं। अयोध्या भी आता है सर? हाँ सब, अरे भारत में तो सब आता है ना। ये जैसा हैदराबाद आता है भारत में, कश्मीर आता है, ये भी आता है, तो पूरे भारत में जा सकते हैं। नहीं मैं आपकी बेचैनी को और एक्साइटमेंट को समझता हूँ, मगर इतना बेचैन एक्साइट मत हो जाइए, अभी बहुत टाइम बाकी है, सब जगह जाएंगे, फिक्र मत करिए। फैज़ाबाद जा रहे हैं अभी, तो फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में रुदौली है, वहाँ जा रहे हैं। आप पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि भारत सरकार का रुख क्या है तालिबान को लेकर के, काफी आपने कमेंट भी किया। तो हाल ही में जो है तालिबान के जो प्रवक्ता जो जिम्मेदार है वो जाकर के अपने भारतीय रिप्रेजेंटेटिव से मिले दोहा कतार में, तो उसको कैसे देखते हैं? भारत सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें यह कहा गया है कि तालिबान, अब ये बीजेपी संघियों से मैं चाह रहा हूँ कि सुने इस जुमले को, तालिबान के रिक्वेस्ट पर मोदी सरकार ने भारत की सरजमीन पर तालिबान से बातचीत की। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं मोदी सरकार से कि उनको क्या आपने कबाब खिलाया या उनको आपने दूध पिलाया या बगैर दूध की चाय पिलाई? और जब आपने बातचीत की तो आपने क्या उनसे कहा कि हेलमंड प्रोविंस में जैश ए मोहम्मद एक्टिव है, खोस्ट में लश्कर तैयबा का कैंप एक्टिव है? क्या भारत सरकार ने तालिबान के उस रिप्रेजेंटेटिव से ये खुलकर कहा कि हमारे जो माइनिंग राइट्स हैं एक मुकाम पर, क्या हमने उस माइनिंग राइट्स को आजीगोट में उसको बरकरार रखेंगे? और सबसे अहम बात यह है कि भारत सरकार UN सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या वो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के वो टेररिस्ट को डिलिस्ट करेंगे? और सबसे बुनियादी बात, ये मोदी सरकार देश को बताए कि तालिबान आतंकवादी है या नहीं है, और उनका मौक़िफ़ क्या बता दें। अगर आतंकवादी है तो क्या वो UAPA की टेरर लिस्ट में तालिबान को ऐड करेंगे, हक्कानियों को ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आए दिन एक मुसलमान अगर तरकारी बेचता है तालिबानी है, कोई इनसे अपोज करता है पॉलिटिकली, चाहे मुसलमान हो ना हो, ये तालिबानी सोच का है। ये बीजेपी के लोग आपके चैनलों पे बैठकर बोलते हैं। तो हम मोदी सरकार से ये पूछ रहे हैं, साफ तौर पर बता दीजिए कि क्या तालिबान के बारे में आपका मौक़िफ़ क्या है? क्या आप तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर सुनिए, अगर नहीं मानते हैं तो क्या आप उनको UN सैंक्शन कमेटी में, जिसका चेयरमैन भारत है, तालिबान के टॉप 100 लीडर, हक्कानी नेटवर्क के लीडर्स, उनको आप डिलिस्ट करेंगे? और अगर आप नहीं करेंगे तो क्या आप उनको UAPA की टेरर लिस्ट में उनको शामिल करेंगे? और अगर आप ये सब भी नहीं करेंगे तो क्या मोदी सरकार
इनके जो स्पोक्स पर्सन है और इनके जो मीडिया के दोस्त हैं उनसे कहेंगे कि प्लीज शट अप एंड डोंट कॉल एवरीवन तालिबानी। ये हमारा उनसे सवाल है। देखिए सुनिए, बातचीत हम सरकार से सवाल कर रहे थे कि आपका मौक़िफ़ क्या है। आज भी हमारा उनसे यही क्वेश्चन है जो हम कह रहे हैं, क्या भारत सरकार, मोदी सरकार जो सत्ता में है, तालिबान के बारे में आपका पोजीशन क्या है? आप उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते नहीं मानते? और अगर मानते हैं तो क्या यूएपीए के टेररिस्ट में शामिल करेंगे? और अगर मानते हैं टेररिस्ट हैं तो फिर आप माने भारत सरकार जो यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है उनको डीलिस्ट करेगा या वैसा ही रखेगा? ये हमारा सवाल उनसे, उनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर ये सब नहीं भी करते हैं तो फिर इनके जो लोग बैठते हैं जैक इन द बॉक्स जो है वो हर एक को तालिबानी तालिबानी तालिबानी, यानी ये क्या है फिर? ये इसको रुकाइए। ठीक है सर, आप सालों से बातचीत के हिमायती रहे हैं, वकालत करते हैं। आपने पार्लियामेंट में बातचीत करना पड़ेगा। सुनिए, हम बातचीत हो रहा है तो आप उस पे भी बीच में निकाल रहे हैं। सुनिए, हमने क्या कहा था कि क्या आप इनसे डायलॉग करेंगे? ये आएंगे। आपने मजाक उड़ाया मेरा। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, बीजेपी अपोजिशन में थी, बहुत गालियां दी। फिर मोदी की सरकार बनी, 15 में मैंने 2 मरतबा, 16 में उठाया। आपका पोजीशन क्या है बताइए आप? आपने CAA का गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बना दिया। उस वक्त भी मैंने कहा था कि इसमें आप मुसलमानों को ये रिलीजन के ऊपर बनाकर, एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरा स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? पूछा गया हमसे। हमने कहा ये जो उज़्बेक है, ताजिक है, हज़ाराज हैं, तुर्कमान है, इनका क्या करेंगे आप? आज ये सब चीज़ें जो हो रही हैं आप देखते नहीं है ना। ये सरकार सोचती नहीं है इन चीज़ों को। इनको सिर्फ एक ही लगता है, एक ही फोकस होना चाहिए, कैसे देश को हिंदुत्व में तब्दील कर दिया जाए। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉरेन पॉलिसी बना देते हैं लोग। यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी और नाकामी रही है। कह का वेलकम करेंगे? कह का अरे भाई, हम तो सवाल कर रहे हैं कि आपने भारत की टेरिटरी पर तालिबान के आदमी को बुलाया उनके रिक्वेस्ट पर, तो क्या आपने उनको चाय पिलाया? दूध की चाय या बगैर दूध की? कौन सी? और क्या कबाब खिलाया आपने उसमें? और हाजीघाट में जो हमारा माइनिंग राइट्स के बारे में क्या बोला आपने? क्या आपने उनसे कहा कि हेलमंड में जैश ए मोहम्मद जो पार्लियामेंट पर हमला किया, एयरक्राफ्ट हमारा हाईजैक किए, लश्कर ए तैयबा जो मुंबई की सरजमीन पर मासूम लोगों को मारे, उनका कैंप खोस में चल रहा है, आपकी क्या पॉलिसी है? और तालिबान का टेररिस्ट है नहीं है, और अगर है तो यूएपीए में शामिल करेंगे नहीं करेंगे? भारत यूएन सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है। तालिबान के 100 लीडर, हक्कानी नेटवर्क के कई लीडर्स, वो हक्कानी नेटवर्क जो हमारे एम्बेसी पर हमला किया और हमारा डिप्लोमेट मारा गया। क्या पॉलिसी है मोदी सरकार की बताइए? हाँ, अरे हाँ, पार्लियामेंट है, हाँ, तो आपका भी राय रख सकते हैं, क्योंकि कल इंडियन गवर्नमेंट मैं देखिए सुनिए, आप लोग जो है ना, आपको तकलीफ हो रही है, सवालात कर रहा हूं मैं मोदी से बोल के, आपके अंदर आपके दिल और जिगर में बड़ी बेचैनी पैदा हो रही है। वो हक बजानी में तकलीफ होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये सच्चे सवालात हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में भी मैंने ये पॉइंट्स को उठाया था। गवर्नमेंट क्यों शर्मा रही है? क्यों शर्मा रही है? हैं? पास आते भी नहीं, चिलमन से हटते भी नहीं, ये पर्दे से झांक झांक कर क्यों मोहब्बत कर रहे हैं? खुल के बोलिए। अरे खुल के बोलिए ना। नहीं ये अरे कोई देश के मामले में, देश की सिक्योरिटी के मामले में ये सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा जो हम उठा रहे हैं। सर, पाकिस्तान ने ये एडमिट किया है कि वो लोगों ने सालों से तालिबान को दे हैव बीन फीडिंग तालिबान फ्रॉम लास्ट मेनी और हम उनको हमारे सरजमीन पर बुलाकर चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, कबाब खिलाते हैं। ये क्या बात है फिर? पाकिस्तान ने आखिरकार एडमिट कर लिया। अरे वो देखिए, अगर पाकिस्तान एडमिट कर रहा है तो फिर आप भारत की सरजमीन पर तालिबान के आदमी को बुलाकर चाय, बिस्कुट, कबाब खिलाएंगे? ये बिल्कुल सही है। तालिबान और पाकिस्तान का तो ऐसा रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं होगा। सर, आप बार कह रहे हैं कि जो भी
मुखालिफत कर रहा है तो उसको तालिबान बोला जा रहा है, तो क्या आपको डर है क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो से हिस्सा लेने मैंने तो आपको भी सुनिए ये मोदी सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव तक तालिबान करेगी, और जैसा चुनाव खत्म हो जाएंगे आप देखेंगे तालिबान के लीडर के साथ बैठकर ऑफिशियली बैठ के बोलेंगे हाँ बातचीत और करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश चुनाव तक हम इनसे कह रहे हैं ड्रामाबाजी बंद करिए, आप देश हित में बताइए कि क्या तालिबान के बारे में मोदी सरकार का मौक़िफ़ क्या है, पोजीशन क्या है, क्या वो टेररिस्ट है नहीं है, क्या तालिबान ने हेलमंड प्रोविंस में और अफ़गानिस्तान खोस्ट में लश्कर तैयबा के कैंप्स है नहीं है, हमारे हाजीघाट में हमारे माइनिंग राइट्स के ऊपर क्या होगा, क्या भारत अगर तालिबान को टेररिस्ट मानता है तो क्या उनको यूएपीए की लिस्ट में शामिल करेगा, और अगर चेयरमैन है यूएन सैंक्शन कमेटी का उनको डिलिस्ट करेंगे आप, बताइए आप। ये सरकार से सवालात करना हमारा राइट है ना, सरकार जवाब ही नहीं दे रही इस बारे में। उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 100 सीटों का ऐलान भी कर दिया, लेकिन क्या वजह है कि आप कई लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं तो उसको पोशीदा क्यों रखे हैं? किसको? जो बातचीत चल रही है आपकी, चुनाव नजदीक है, आप बता दीजिए जो आपको कोई सीक्रेट पोशीदा बात मालूम है तो हम इकरार कर लेंगे, सच्चाई है तो उसमें जाते हैं मुलाकात करते हैं। हाँ तो अरे भाई, तो ये तो पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है हर पार्टी की, जितनी बताना है बताएंगे, जो नहीं बताना है क्यों बताएंगे, तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है ना, इसमें मुझे ही क्यों बता रहे हैं आप। 100 हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रेसिडेंट है जनाब शौकत अली साहब ने इस बात का ऐलान किया, अनाउंस किया कि मजलिस उत्तर प्रदेश के चुनाव में 100 असेंबली सीटों पर तैयारी कर रही है लड़ने के लिए। सर ये आप बताना चाहेंगे नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट में धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों को लेकर यूपी सरकार से जानकारी मांगी है कि क्या सेक्युलर राज्य को धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों को फंड देने का अधिकार है, क्या मदरसे संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 प्राप्त मौलिक अधिकारों के तहत सभी धर्मों का विश्वास संरक्षण देते हैं? अरे आप योगी से पूछिए ना, मैं मुख्यमंत्री हूँ उत्तर प्रदेश का, योगी से पूछिए सवाल। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट को क्या जवाब दाखिल करेंगे हम भी देखेंगे, जवाब दाखिल करने के बाद आप आइए हमारे पास। लेकिन आपकी तो राय होगी नहीं, हमारी नहीं, हर चीज में राय देना जरूरी नहीं है। जब सरकार से पूछा गया है तो सरकार जवाब देगी, और सरकार आपकी है, मेरी नहीं है। सर जेएनयू सिलेबस विवाद के बीच आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होगी, सिलेबस को कोर्स में शामिल करने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इंजीनियरिंग प्रोग्राम के 5वें साल में काउंटर करिकुलर का कोर्स एक हिस्सा जो कट्टरपंथी पर आधारित है, 17 अगस्त को इसके एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में सिलेबस को मंजूरी मिल चुकी थी। क्या यह सही समझते हैं? काउंटर टेररिज्म को जिस प्रकार से और कट्टरपंथी के बारे में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी से पूछना चाहते हैं कि पार्लियामेंट के 200 कदम के फासले पर नारे गए, काटो मुल्लों को, ये किसकी आइडियोलॉजी से रेडिकलाइज हुए, कट्टरपंथी कैसा हो गए, कौन थे जो दिल्ली के चुनाव से पहले कह रहे थे देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, वो कौन सी आइडियोलॉजी से कट्टरपंथी हो गए। एक आदमी जो है चूड़ियाँ बेच रहा है तो उसको मारा जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि तू यहाँ क्यों आया इस धर्म के इलाके में, वो कौन सी आइडियोलॉजी से मुतासर हुए मारने वाले। कल एक वीडियो जारी किया गया, एक हैदराबाद की मोहतरमा है, वीडियो में बोल रहे कि मुसलमान अगर तरकारी और मेवा बेचता है तो ये सब आतंकवादी हैं, ये कट्टरपंथी हैं। वो कौन सी आइडियोलॉजी से मुतासर होकर उस लेडी ने ये वीडियो बनाया। एक कानपुर में एक 8-7 साल की बच्ची अपने बाप को लपेटकर बचाने की कोशिश कर रही है और पुलिस की मौजूदगी में उसको मारा जा रहा है, गालियां दिया जा रहा है। वो कौन सी आइडियोलॉजी से कट्टरपंथी रेडिकलाइज हो गए। कौन है वो लोग जो मध्य प्रदेश में आए दिन लोगों को खुंदल कर मार कर कहते कि इस तरह का नारा लगाओ, वो किस आइडियोलॉजी से उनका ताल्लुक है। इखलाक को मारने वालों की आइडियोलॉजी कौन सी थी, पीलू खान को मारने वालों की आइडियोलॉजी कौन सी थी, अलीमुद्दीन अंसारी को मारने वालों की आइडियोलॉजी, वो कट्टरपंथी क्यों हो गए। रकबर खान को मारकर जोधपुर राजस्थान के कोर्ट में झंडा लगा दिया गया। ये कौन है ये लोग कि जो पार्लियामेंट के 200 कदम के फासले पर वो नारे लगाते हैं काटो मुल्लों को,
और उसमें कि रेडिकलाइजेशन किसका हो रहा है, किस पर जुल्म हो रहा है और कौन इनको एम्पावर कर रहा है, ये कहां तक करी जाती है, ये सोचने की जरूरत है। आप रेडिकलाइजेशन का कोर्स करा रहे हैं, मगर रेडिकलाइज कौन हो चुका है इस मुल्क में, कौन रेडिकलाइज हो चुका है? अरे वो छोड़िए ना, हम आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं रेडिकलाइजेशन के। वो लोग इतने, आपको खाली एग्जाम्पल के तौर पर 10 वाकयात बताया हूं, वो तमाम के तमाम एक्यूज कौन सी आइडियोलॉजी से रेडिकलाइज हुए, कैसे कट्टरपंथी हो गए वो लोग, क्यों कट्टरपंथी हो रहे हैं, और उनको ये मालूम कि उनको सपोर्ट करने वाले सत्ता में बैठे हुए हैं, इसीलिए रेडिकलाइज हो चुके हैं। और उनको ये जहर कौन डाल रहा है उनके दिलों में? अच्छा, और एक चीज, आप वो वीडियो देखे कि कोई एक साहब हैं, वो वीडियो में कह रहे हैं कि मुसलमान महिलाओं के बारे में, वो बीजेपी के जितने लीडर उनके बारे में कह रहे हैं, बकवास कह रहे हैं, बकवास वीडियो है वो, जिसमें वो कह रहा है, वो जो चोला डालकर बैठे हैं किसी, मेरे ख्याल से किसी मंदिर में रहते हैं वो, और बोले रहे हैं मुसलमान महिलाओं के बारे में, गंदगी बयान कर रहे हैं। कैसे रेडिकलाइज हो चुके हैं वो, कौन रेडिकलाइज किया उनको? ये तो सोचिए ना, आप कोर्स पढ़ा रहे हैं मगर ये तो जमीन पर हो रहा है। क्या इन लोगों की मिसालें देकर बताएंगे कि देखो इस तरह से रेडिकलाइजेशन होता है? इनको डीरेडिकलाइज करने के लिए क्या आपके पास है? सर, जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता इलामी साहब का इंतकाल किया है और पाकिस्तान ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा है, इसमें कुछ बोलना चाहिए? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस, और कुछ नहीं। 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर 1000 से ज़्यादा वैरायटीज़ के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और 100 रुपये डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज़ के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है, जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन न आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की। अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीद कर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।